हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पता करेंगे कि जो टेबल 4 है जीएसटी 9 की, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या पूरी टेबल 4 चेंज हो गई है, ये सब पता करेंगे इस वीडियो में। और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम टेबल 4 के अंदर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे रिटर्न के अंदर। रिटर्न में जाके हम जाएंगे एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर 23-24 सिलेक्ट करेंगे। फिर प्रिपेयर ऑनलाइन। अगर आपको नील की रिटर्न फाइल करनी है तो सिंपली आप यस कर देंगे, नहीं तो फिर आपको नो करना है। और फिर नेक्स्ट करके आप आ जाएंगे जीएसटीआर 9 आपके पास ओपन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि आप कंसोलिडेट डाउनलोड कर सकते हो जीएसटीआर 1 यहाँ से, कंसोलिडेट डाउनलोड कर सकते हो जीएसटीआर 3B यहाँ से। इसी तरह जो 2B आपकी कंसोलिडेट होगी अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 तक की, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप जो कंप्यूटेड समरी होगी जीएसटीआर 9 की, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जो टेबल 4 है तो पता करते हैं टेबल 4 क्या है। तो टेबल 4 होती है डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड द आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। मतलब कि ऐसी सर्विसेज जिस पर मैंने कोई एडवांस लिया है, जिस पर मेरे को टैक्स पेबल है। इसी प्रकार मैंने किसी पे रिवर्स चार्ज पे किया है, कोई मेरी सप्लाई जिस पर मेरा टैक्स पेबल है, तो उनको मैं शो करूंगा टेबल 4 के अंदर। तो चलिए एक बार टेबल 4 देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल है इसमें। जैसे टेबल 4 होती है B2C की, टेबल 4B जिसमें हम दिखाएंगे B2B सप्लाई, टेबल 4C जीरो रेटेड सप्लाई जिस पर मैंने टैक्स का पेमेंट किया है, टेबल 4D SEZ जहाँ पर टैक्स का पेमेंट हुआ है, टेबल 4E डिम्ड एक्सपोर्ट, टेबल 4F ऐसे एडवांस जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुए तो उसको दिखाएंगे टेबल 4F में, टेबल 4G जिस पर रिवर्स चार्ज पे किया गया तो वो आएगा टेबल 4G में। फिर टेबल 4G1 तो कि नई टेबल इंसर्ट की गई है, इसको हम पता करेंगे आगे। फिर टेबल 4I क्रेडिट नोट, जो भी अपने क्रेडिट नोट होते हैं B2B वाले वो यहाँ पर आएंगे। इसी तरह डेबिट नोट, जो भी डेबिट नोट है B2B वाले वो यहाँ पर आएंगे। टेबल 4K और L में आएंगे अमेंडमेंट। इसी तरह फिर टोटल आ जाएगा और फिर सब टोटल आ जाएगा। अब हर एक टेबल का एनालिसिस करते हैं आगे। चलिए सबसे पहले जब भी हम टेबल को फिल करेंगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो क्या है? सबसे पहले तो हमें तैयार रखना है अपना सेल्स रजिस्टर, ठीक है। दूसरी चीज, टेबल 4 में सिर्फ वो ही इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी जिस पर टैक्स पेबल है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो नील रेट है, एग्जेम्प्ट है, नॉन जीएसटी है, तो वो टेबल 4 में रिपोर्ट नहीं होगी। थर्ड, ऐसी जहां पर मैंने रिवर्स चार्ज पे किया है मैंने खुद ने एज ए रिसिपेंट, तो वो भी इस टेबल के अंदर आएगी। लेकिन मैंने कोई ऐसी सर्विस दी है जिस पर रिसिपेंट लाइबल है रिवर्स चार्ज पे करने के लिए, तो वो टेबल 4 का पार्ट नहीं बनेगा, वो जाएगा टेबल 5 के अंदर। इसी तरह कोई डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है जिनका जीएसटी में कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब जो कॉमर्शियल या अकाउंटिंग डेबिट नोट है विदाउट जीएसटी, तो वो भी टेबल 4 का पार्ट नहीं बनेंगे। इसी तरह हमें जब हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे सेल्स के लिए तो हमें चेक करना है कि कोई अपने कैपिटल एसेट तो नहीं बेची है, तो इसके लिए हमें फिक्स एसेट रजिस्टर चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने कोई कैपिटल एसेट अगर बेची तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। और सबसे, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 5 करोड़ रुपीज़, तब आप पे 9CB एप्लीकेबल हो जाएगी। चलो एनालिसिस करते हैं हर एक टेबल को। टेबल 4A ये है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी अगर मैंने सप्लाई की है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी B2C को। तो जब हम टेबल 4 में इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो आएगी नेट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अगर उसका कोई मैंने अमेंडमेंट भी लगाया है
तो उसको भी अपन नेट ऑफ करके दिखाएंगे। मतलब कि अगर कोई अमेंडमेंट 23-24 का है, अगर मैंने उसको 23-24 में लगाया है तो फिर उसको मैं B2C के अंदर टेबल 4 के अंदर मैं नेट ऑफ करके दिखाऊंगा। अगर मेरा ECO के थ्रू मैंने सप्लाई किया तो वो भी टेबल 4A के अंदर आएगा। इसके लिए हम कौन सी टेबल कंसिडर करेंगे? टेबल 5 एंड द टेबल 7 ऑफ द GSTR1। फिर बात करते हैं टेबल 4B यानी सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहां पर दिखाएंगे ग्रोस बेसिस पे, मतलब कि नेट ऑफ करके नहीं दिखाना। अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है उसको अलग से रिपोर्ट होगा, अगर उसके कोई अमेंडमेंट है तो वो भी अलग से रिपोर्ट होंगे। इसी तरह अगर मैंने कोई ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई की है B2B के अंदर तो वो भी टेबल 4B के अंदर ही रिपोर्ट होंगे। इसी तरह अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर किया है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तो वो भी टेबल 4B में रिपोर्ट होगा। अब ये है वैल्यू अंडर दिस टेबल shall not include supply which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis। मतलब कि मेरी ऐसी कोई सप्लाई जिस पर रिसीप्ट ने सामने वाला क्या पे करेगा? GST पे करेगा, रिवर्स चार्ज पे करेगा, तो वो टेबल 4D का पार्ट नहीं बनेगा, टेबल 4B का पार्ट नहीं बनेगा, टेबल 5 के अंदर आएगा। इसके लिए हमें कौन सी टेबल कंसिडर करना है? टेबल 4A एंड द 4C कंसिडर करना है। अब बात करते हैं टेबल 4C यानी जीरो रेटेड सप्लाई एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे टेबल 6A ऑफ फॉर्म GSTR1। इसी तरह जो टेबल 4D है, अगर मेरी कोई SEZ सप्लाई है जहाँ पे मैंने टैक्स का पेमेंट किया है तो वो टेबल 4D में दिखाऊंगा। अब इसमें यह है कि जो SEZ वाला सप्लाई होता है, अगर मैंने SEZ डेवलपर को किया है तो भी सप्लाई SEZ वाला माना जाएगा। अगर एक SEZ ने दूसरी SEZ को किया है तो भी वो SEZ सप्लाई माना जाएगा, और SEZ यूनिट को किया है तो भी वो सप्लाई माना जाएगा SEZ को। इसके लिए हम टेबल करते हैं कंसिडर 6B। और एक चीज और कि जब भी हम बोलेंगे क्या मेरी SEZ की सप्लाई, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रूफ ऑफ एडमिटेंस होना चाहिए किसी SEZ ऑफिस से इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, और प्रूफ ऑफ रिसिप्ट इन केस ऑफ सर्विस। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब टेबल जो 4E है वो आती है डिम्ड एक्सपोर्ट के बारे में। अब डिम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? तो फॉलोइंग सप्लाईज टू बी रिगार्डेड एज ए डिम्ड एक्सपोर्ट। कब अगर सप्लाई की जा रही है गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन तो वो डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसी तरह अगर कैपिटल गुड्स सप्लाई किए गए रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अगेंस्ट EPCG तो वो भी डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर सप्लाई की गई रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा EOU को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तो उसको भी डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसी प्रकार सप्लाई किया गया है गोल्ड बैंक के द्वारा PSU को अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन तो वो भी डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। इसके लिए हम टेबल कंसिडर करेंगे टेबल 6C ऑफ फॉर्म GSTR1। अब इसमें कुछ चीजें और ध्यान में रखना है। जब हम टेबल 4E फाइल करेंगे, अगर मान लीजिए कि इन केस ऑफ रिफंड इज सोट बाय द सप्लायर ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब कि अगर सप्लायर उसका रिफंड क्लेम करता है जो भी उसकी डिम्ड एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहिए जुडिशनल टैक्स ऑफिसर से, किसका? जो भी एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर है या फिर EPCG ऑथराइजेशन होल्डर है उसका जो भी जुडिशियल टैक्स ऑफिसर होगा उससे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, या फिर इनवॉइस की कॉपी चाहिए जो साइन की जाएगी रिसिपेंट के द्वारा कि रिसिपेंट ने सप्लाई रिसीव कर लिया है इस चीज़ का। दूसरा एक अंडरटेकिंग चाहिए कि सप्लायर ने, मतलब जो रिसिपेंट है उसने उसका रिफंड क्लेम नहीं किया है। और दूसरी अंडरटेकिंग ये चाहिए कि एक अंडरटेकिंग बाय द रिसिपेंट ऑफ डिम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई दैट नो ITC क्रेडिट सच सप्लाई हैज बीन अवेल्ड बाय हिम, कि जो भी उसने सप्लाई किया उसका ITC अवेल नहीं किया गया है। ये 3 डॉक्यूमेंट प्रूफ भी चाहिए जब डिम्ड एक्सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं टेबल 4F
यानी ऐसे एडवांसेस जिस पर अभी मेरे पास बैलेंस है लेकिन मैंने उसके इनवॉइस इशू नहीं किए, जो अनएडजस्टेड एडवांस है, मतलब कि एडवांस हैज बीन रिसीव, उसका मैंने टैक्स भी पे कर दिया है लेकिन मैंने उसका इनवॉइस इशू नहीं किया, तो वो बात बनेंगे टेबल 4F में। और इसके लिए टेबल कंसिडर किया जाएगा टेबल 11A फॉर्म GSTR 1। अब आती है टेबल 4G, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इसमें ना जो भी मेरी इनवर्ट सप्लाई है जिसपे मैंने रिवर्स चार्ज पे किया है वो आएंगे। दूसरी बात, इसमें सारे इंक्लूड होंगे अगर मैंने इनवर्ट सप्लाई की जिसमें मेरा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। अब वो जो सप्लाई मैंने ली है चाहे वो रजिस्टर हो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, दोनों यहीं पर आएंगे। साथ ही इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी इंक्लूड हो जाएगा। एंड टेबल 3.1D ऑफ फॉर्म GSTR 1 इसके लिए यूज किया जाएगा इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए। ये एक टेबल है जो इस साल इंसर्ट की गई है और ये इस टेबल 4 के अंदर अमेंडमेंट है। ये क्या है पढ़ता हूं। टेबल 4G1 सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5) इंक्लूडिंग अमेंडमेंट इफ एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। मतलब कौन रिपोर्ट करेगा यहाँ पर? ECO रिपोर्ट करेगा। मान लीजिए मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं सप्लायर हूं, मैंने ECO के थ्रू सप्लाई किया, तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं रिपोर्ट करूंगा टेबल 5 में एक अलग कॉलम है वहां पर। यहाँ पे रिपोर्ट करेगा ECO जहां पर उसकी लायबिलिटी बनती है 9(5) में, तो वो यहां पर रिपोर्ट करेगा, ना कि मैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑल द सप्लाईज नेट ऑफ अमेंडमेंट on which tax is to be paid by the ECO under section 9(5) is to report by the ECO। टेबल 15 एंड 15A कंसिडर की जाएगी इसको फिल करने के लिए। फिर टेबल जो 4H है वो सब टोटल हो जाएगा टेबल 4A से लेकर 4G तक। अब बात करते हैं टेबल 4I यानी क्रेडिट नोट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब एक बात समझ, जब भी आप टेबल 4A फिल करोगे यहां पर ये रही, तो यहां पे ना जब भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे ना, जैसे मान लीजिए मेरा 100 रुपए B2C का इनवॉइस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 20 रुपए का क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो मैं यहां पर 80 रुपए रिपोर्ट करूंगा टेबल 4A में। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैंने बाद में 23-24 के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया 10 रुपए का, 10 रुपए से मैंने सेल कम कर दी 70 रुपए, तो मैं यहाँ पे 70 रुपए का ही इंफॉर्मेशन फिल करूंगा। वहीं अगर मान लीजिए मेरी B2B सप्लाई है, मैंने क्या किया 100 की इनवॉइस दी B2B में, तो मैं यहाँ 100 रिपोर्ट करूंगा। बाद में मैंने 23-24 के अंदर मैंने क्या किया, जैसे अप्रैल के इनवॉइस थे ये, अप्रैल 23, मैंने क्या किया जनवरी 24 में 2 क्रेडिट नोट इशू किए 50 रुपीज के, ठीक है। तो वो पार्ट बनेंगे यहां पर, तो वो आएंगे टेबल 4I के अंदर। आपको वहां पर नेट ऑफ करके नहीं दिखाना, आपको अलग अलग रिपोर्ट कर दो। पढ़ते हैं चलिए। क्रेडिट नोट इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E। अब B2E देख ली क्या क्या है, B2E क्या है, B2 हो गई B2B सप्लाई, B2C हो गई अगर मैं जीरो रेटेड है, D हो गई SEZ है, और E हो गई डिम्ड एक्सपोर्ट है। मतलब कि यहां पर क्या कंसीडर नहीं हुआ, B2C कंसीडर नहीं हुआ, ठीक है। तो बात करते पहले बता करते क्रेडिट नोट कब कब इशू किया जाता है, किन सिचुएशंस में क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। मान लीजिए अगर मेरी जो सप्लाई हो गई एक्सीड टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा। अगर रिसिपेंट ने गुड्स है जो रिटर्न कर दिया, तो अगर जो गुड्स है वो डिफिशिएंट निकला तो फिर क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। जब भी क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, सप्लाई रिसिपेंट से पूछेगा कि मेरे को एक नोट दे दे कि आपने अपनी GST पोर्टल पे ITC रिवर्स कर दी है। तो उसके बाद जो सप्लायर होगा
वह भी क्या करेगा, अपनी आउटपुट लायबिलिटी उतने से कम कर देगा। थर्ड ये कि क्रेडिट नोट सिर्फ वही रिपोर्ट किए जाएंगे जिनका जीएसटी पर इफेक्ट है। ऐसे क्रेडिट नोट जिनका जीएसटी में कोई इफेक्ट नहीं है, जिन पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो टेबल 4I का पार्ट नहीं बनेंगे। एनी सप्लाई विच आर नील रेट exempt non GST credit note in relation to sub supply should not be reported in this table only। अब ये भी है, देखो, कमर्शियल या अकाउंटिंग क्रेडिट नोट विच डू नॉट कंटेन चार्ज ऑफ जीएसटी वो इस टेबल का पार्ट नहीं बनेंगे, और इसके लिए टेबल कंसिडर की जाएगी टेबल नंबर 9B। अब उसके बाद बात करते हैं एडजस्टमेंट की, कि अगर एडजस्टमेंट क्रेडिट नोट का सेम फाइनेंशियल ईयर में हो गया है तो टेबल नंबर 4 का पार्ट बनेगा। अगर वो नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट हुआ है रिटर्न के अंदर अप टू स्पेसिफाइड डेट, मतलब 30 नवंबर 2024 तक एडजस्ट हुआ, तो वो बनेगा टेबल नंबर 11 का पार्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने उसको एडजस्ट नहीं किया, इफ एडजस्टमेंट वॉज नॉट डन इन फॉर्म GSTR 3B, देयर इज नो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगेंस्ट, तो फिर क्रेडिट नोट कैन बी एडजस्ट ओनली अप्लाई फॉर रिफंड। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब बात करते हैं अपन टेबल 4J में, यानी डेबिट नोट इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन B2E। वही, अगर कोई भी मैंने टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स इन्वेस्ट फाउंड टू बी लेस देन, मान लीजिए मैंने क्या किया, पहले 100 की सप्लाई दी थी, बाद में मेरे को पता लगा कि यार 110 की सप्लाई होनी चाहिए थी, तो फिर मैंने 10 का डेबिट नोट इशू कर दिया। वही अगर मेरी 90 है, कहीं लगता है कि मेरे को बाद में 90 की सप्लाई होनी चाहिए, तो फिर मैं 10 का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें भी सेम है, अगर मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर दिया कि डेबिट नोट इशू कर दिया, तो टेबल 4 का पार्ट बनेगा। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो टेबल 10 और 14 का पार्ट बनेगा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए मेरे एक सप्लाई थी 23-24 की, ठीक है, 100 रुपीज की। अब इसका मैंने जो डेबिट नोट इशू किया 24-25 में, अप्रैल के अंदर, और बुक्स में भी अप्रैल में मैंने उसको रिपोर्ट किया है, तो ये फिर है ना, ये जो डेबिट नोट है ये 24-25 की एनुअल रिटर्न का पार्ट बनेगा, ना कि 23-24 की एनुअल रिटर्न का पार्ट बनेगा। इसके लिए टेबल यूज करेंगे टेबल 9B और फॉर्म GSTR 1। ठीक है, अब बात करते हैं अमेंडमेंट की। जो टेबल 4A है B2C, उसको नेट ऑफ अमेंडमेंट करके दिखाना है। मतलब कि अगर मैंने अप्रैल 23 से मार्च 24 तक के जो अमेंडमेंट है ना, वो मैंने सेम फाइनेंशियल में लगा दिए। मान लीजिए अप्रैल का अमेंडमेंट मैंने मई में लगा दिया या दिसंबर में लगा दिया, मतलब मार्च 24 का मैंने कभी भी अमेंडमेंट लगा दिया, तो उस अमेंडमेंट को मैं दिखाऊंगा टेबल 4K में और 4L के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर B2C का मैंने अमेंडमेंट लगाया है, तो फिर मैं उसको अलग से रिपोर्ट नहीं करूंगा, उसको मैं टेबल 4A के अंदर ही रिपोर्ट करूंगा। ये चीजें ध्यान रखना जब भी आप टेबल 4 के अंदर इंफॉर्मेशन फिल करोगे। इसके लिए वही टेबल 9 और 9C कंसिडर करना है। वही हो गया, अगर मान ले मेरी B2B सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, SEZ है, डिम्ड एक्सपोर्ट है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, अगर मैंने इनमें अमेंडमेंट किया है सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर वो यहां पर रिपोर्ट होंगे। एक बात समझना, देखिए मैं बताता हूं एक बात। मान लीजिए मैंने 100 की सप्लाई की अप्रैल में, अब मैंने दिसंबर में मेरे को पता लगा कि अरे तो इसमें टैक्स गलत लग गया, कुछ भी गलत लग गया, तो मैंने क्या किया, जाके इसको अमेंड कर दिया दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो जो मैंने दिसंबर में अमेंड किया 10 रुपीज से, तो वो टेबल 4K और L का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको, ये चीजें मेरे को पता नहीं लगी दिसंबर के अंदर, मेरे को पता लगी है मई 24 में। ठीक है, तो फिर ये जो 10 रुपीज है ये पार्ट बनेगा टेबल नंबर 10 एंड 11। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसे एडजस्टमेंट जिनको मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर कर दिए, तो वो तो टेबल 4 के अंदर ही आएंगे, टेबल 4 और L में, अगर उसके रेस्पेक्टिव मैंने कोई अमेंडमेंट लगाया है। लेकिन
उसके रेस्पेक्टिव मैंने अमेंडमेंट लगाया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप टू 30 नवंबर 2024 तक, तो फिर वो पार्ट बनेगा टेबल नंबर 10, 11 एंड द टेबल नंबर 14। ठीक है। अब एक चीज यहां समझते हैं कि कई बार पता नहीं होता कि क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, कब अमेंडमेंट लगाते हैं। समझ, रजिस्टर्ड पर्सन है, इशू किया टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई के लिए, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या है, करेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया 1 और 3B में गलत इंफॉर्मेशन डाल दी। मान लीजिए मैंने 100 रुपये मेरी बुक्स के अंदर सही है एकदम, अब मैंने क्या किया जब 1 और 3B फाइल की मैंने 110 दिखा दिया, तो मेरे को जो अमेंडमेंट करना है ना, मेरे को 10 रुपये का अमेंडमेंट करना है। यहाँ पर मेरे को कोई क्रेडिट टू डेबिट नोट इशू करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर अमेंडमेंट लगाऊंगा। इसी प्रकार मान लीजिए मेरी वैल्यू करेक्ट 100 रुपीज़ है, मैंने क्या किया 90 रुपये दिखा दिया अपने बुक्स में भी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 10 रुपये का डेबिट नोट इशू कर दूंगा। इसी प्रकार मैंने 110 रुपये दिखा दिया, तो मैं 10 रुपये का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। अब बात करते, अब समझिए इसको और समझिए डिटेल में। 100 रुपये की वैल्यू करेक्ट है। अब मैंने क्या किया, ये 23-24 में है, ठीक है, और 110 रुपये मैंने 23-24 के अंदर दिखा दिए, ठीक है। अब ये जो 10 रुपये है ना, अगर मान लीजिए ये 23-24 ना होके मान लीजिए मेरी अप्रैल के अंदर है, ये अप्रैल 23 में मैंने 110 दिखा दिए। अगर इस 110 को जो मैंने गलत डाल दिया 10 रुपये, अगर मैं मार्च 24 तक अगर सही कर लेता हूं, तो फिर टेबल 4K, तो वो आएगा टेबल 4K में एंड L में, ठीक है। टेबल 4K या टेबल 4L के अंदर आएगा। अगर मैंने उसको मार्च 24 तक उसको मान लीजिए अमेंडमेंट नहीं किया, मार्च 24 तक मैंने उसको अमेंडमेंट नहीं किया, मैंने उसको अमेंडमेंट किया 30 नवंबर 2024 तक मैंने उसको अमेंडमेंट किया है, तो फिर वो आएगा टेबल 10 या टेबल 11 एंड टेबल नंबर 14 के अंदर, तो वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अमेंडमेंट की। अब बात करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट की। देखिए, अब कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 110 रुपये यहाँ दिखा दिए, गलत थी मेरी बुक्स के अंदर, तो मैंने 10 का क्रेडिट नोट, 10 का मैंने क्या किया क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया मैंने 10 का, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने 90 रुपये दिखा दिए तो मैं 10 का क्या कर दूंगा डेबिट नोट इशू कर दूंगा। अब बात करते हैं, देखिए अगर एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में इशू किया, अगर मैं सेम फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर दिया, तो वो पार्ट बनेंगे टेबल 4 के, ठीक है। मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर तो मैंने इशू कर दिया, लेकिन मैंने रिपोर्ट किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो पार्ट बनेंगे 10 या 11 एंड द 14 के, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, और ये बात हो गई आपकी टेबल 4 की, जो आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप टेबल 4 फिल करोगे तो इसका जो टोटल आएगा ना, जो टैक्स का पेबल, मान लीजिए मेरे टेबल 4 का टोटल आ रहा है, आई में आ रहा है 100 रुपीज़, सी में आ रहा है 50 रुपीज़, एस में आ रहा है 50 रुपीज़। तो जो ये टोटल है ना आपका, जो टेबल 9 है ना ऑफ GSTR 9, उसका जो टैक्स पेबल वाला कॉलम आएगा उससे क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। वहां पे भी IGST में 100 रुपये होने चाहिए, CGST में 50 रुपये होने चाहिए, और SGST में भी 50। ये आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है दोनों को आपस में। अगर वहाँ पे आपको डिफरेंस है तो आपको देखना है कि कहाँ पर आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप वैसे उसको नहीं छोड़ सकते, आपको मैच करना पड़ेगा।
तो इस वीडियो में आपने पता किया टेबल 4 के बारे में। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे कि टेबल 5 को कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें ऑप्शनल है, क्या उसमें चेंजेस हुआ है। एक बात और, जो टेबल 4 है उसमें सभी इंफॉर्मेशन क्या है, ऐसी कोई टेबल नहीं है जो ऑप्शनल है। यहाँ पे सारी की सारी टेबल मेरे लिए मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए मेरे कोई ऐसी जेड डिम्ड एक्सपोर्ट एडवांस से कुछ है ही नहीं, तब तो मैं इसमें डालूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरे कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, ऐसी जेड है, डिम्ड एक्सपोर्ट है, एडवांस है, तो मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं उनको यहाँ पर बाइफिकेट करके दिखाऊं। ऐसे नहीं कि मैंने किसी एक में डाल दी, नहीं, मेरे को बाइफिकेट करके दिखाना है। इसी तरह अगर मेरी B2B सप्लाई है तो मेरे को ऐसे नहीं कि मैंने उसको नेट ऑफ दिखा दिया, नेट ऑफ अमेंडमेंट, नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दिखा दिया, नहीं, मेरे को उसको अलग अलग करके दिखाना है कि मेरी ग्रोस कितना है, उसके लिए मैंने क्रेडिट नोट कितनी इशू की है, मैंने डेबिट नोट कितनी इशू की है। अगर मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर अमेंडमेंट किया है तो मैंने कितना अमेंडमेंट किया है, तो वो भी मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आप उसको ग्रोस या नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते। हाँ, जो टेबल 4C है यानी B2C सप्लाई है, उसको आपको नेट ऑफ करके दिखाना है विद अमेंडमेंट, विद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो टेबल 4 है इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, अगर कोई प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, उसको यहाँ से हटा देना है और अपनी एक वर्किंग करके रखनी है कि ये डिफरेंसेस है। तो आप 22-23 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मत डाल देना, वो नहीं आएगी यहाँ पर इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप टेबल 4 को इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टेबल 5 के बारे में। थैंक यू वेरी मच।